नमस्कार छात्रों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के इतिहास का अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। यह इस पूरे विषय का, कक्षा 11 के इतिहास विषय का अंतिम चैप्टर है। मैं प्रदीप कुमार, +2 शिक्षक, प्रोजेक्ट सेवा कन्या +2 विद्यालय खिदरसराय गया से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो इस चैप्टर में 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में हम आपको जापान के बारे में बताएंगे और दूसरे भाग में हम आपको चीन के बारे में बताएंगे। परंतु पहले भाग में आपको चीन और जापान दोनों का कुछ थोड़ा बहुत परिचय, चीन का भी कुछ परिचय देंगे। तो इस सत्र के में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले जापान की राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद वहाँ मेंजी पुनर्स्थापना हुई थी उसके बारे में जानेंगे, किस प्रकार मेंजी वहाँ का सम्राट बना था और उसने वहाँ कई सुधार किए थे। फिर उन्हीं सुधारों के बल पर वहाँ अर्थव्यवस्था का, जापान के अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ और आधुनिकीकरण के क्रम में औद्योगिक मजदूर के बारे में जानेंगे। अगला पॉइंट है आक्रामक राष्ट्रवाद, जो आगे चलकर जापान का एक बहुत महत्वपूर्ण नीति का अंग बना और यही कारण है कि वह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल हुआ। पश्चिमीकरण और परंपरा, किस प्रकार जापानियों ने पश्चिमीकरण को भी अपनाया और अपनी जो पुरानी परंपराएं थी उसे भी अपने साथ संजो कर रखा। और लास्ट में हम लोग जानेंगे जापान, हम लोग सभी जानते हैं कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ और हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 प्रमुख शहरों पर जब यूएसए ने एटम बम गिराया, उसके बाद ही जापान ने हार मानी और इतनी बड़ी विभीषिका के बाद, हार के बाद वो किस प्रकार एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं यहाँ आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता दूँ, यह पूरी जो हम लोगों ने इतिहास का 11वां का अध्ययन किया है, 11वां चैप्टर, 11वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया है, उसमें आपने शुरू में देखा कि हम लोग स्टोन एज में थे, वहाँ से कृषि कार्य सीखा, उसके बाद नए नए साम्राज्य जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, आगे चलकर रोमन साम्राज्य बना जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, फिर इस्लाम साम्राज्य आया। यानी धीरे धीरे हम लोग सने विकास की गति की ओर बढ़ रहे थे। और उसी क्रम में आपने 8वां 9वां चैप्टर और 10वां में भी पढ़ा किस प्रकार यूरोप के कुछ देश, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह देश हैं, इन लोगों ने अपने आप को काफ़ी विकसित किया, वहाँ औद्योगिकीकरण हुआ और यूएसए पर, भारत पर, अफ्रीका के कई देशों पर उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ तक कि चीन पर भी अंग्रेजों का बहुत हद तक कब्जा रहा, तो उपनिवेश स्थापित किए। परंतु आपका जो छोटा सा देश था जापान, वह उन यूरोपीय शक्तियों से बचा रहा, खुद को, अपने आप को उपनिवेश बनने से रोकता रहा। यह कैसे संभव हुआ, इस बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने जैसा कहा था, चीन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो आप हम लोग सभी जानते हैं 19वीं सदी के शुरुआत के दशक में, यानी 1800 से लेकर 1850 तक पूरे एशिया पर चीन का प्रभुत्व बना रहा था। परंतु जैसे जैसे वहाँ छिंग वंश का शासन था इस दौरान 1800 से 1850 के आसपास, लेकिन जैसे जैसे चीन में सत्ता कमज़ोर हुई, वहाँ अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और वह धीरे धीरे उसकी औपनिवेशिक नीति का शिकार हुआ और प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ उसका शासन कायम हुआ अंग्रेज़ों का। यह चीन की ये कहिए कि चीन को धीरे धीरे अंततः अपनी स्वायत्तता गंवानी पड़ी। उसी क्रम में चीन में हम देखते हैं, चीन एक बहुत बड़ा देश है। मैप में आप देखिए, यहाँ नक्शा भी है, यहाँ देखिए, चीन विश्व का और एशिया का कहें एक बहुत बड़ा देश है। उससे बड़ा देश आपका रूस है, परंतु चीन, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये पूरा चीन का क्षेत्र है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें भौगोलिक विषमताएं भी हैं। कुछ प्रदेश जैसे भारत के आसपास का जो क्षेत्र है काफ़ी ठंडा इलाका है, कुछ प्रदेश उसका यहाँ देखिए थोड़ा गर्म इलाका है। ठीक है, यहाँ रेगिस्तान भी है, पर्वतों से भी घिरा हुआ यह प्रमुख क्षेत्र है। तो चीन विविधताओं का भी देश है, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यहाँ की जो एक महत्वपूर्ण भाषा है, या यूँ कहें आधिकारिक भाषा है, वह चीनी ही है, जिसे हम लोग सभी जानते हैं
चीनी भाषा, वह चीनी भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा वहाँ कुछ खान पान के चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। चीन में मुख्यतः 4 प्रकार के व्यंजन प्रचलित हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ बोर्ड पर आपको लिख दिया है। 4 प्रकार के व्यंजन हैं, जैसे दक्षिणी क्षेत्र में जिसे कैंटेनी व्यंजन कहते हैं, जिसका नाम डिमसम है। आप लोग मोमो खाते होंगे, आजकल बहुत प्रचलित है। यह उसी तरह का डिमसम एक व्यंजन है जिसमें आटे के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियों को डालकर और उसे बनाया जाता है व्यंजन। मोमो जो कच्चा मोमो होता है, एक फ्राई मोमो होता है, तो कच्चा मोमो की तरह यह होता है। और जो आप कैंटनी क्षेत्र देख रहे हैं, विश्व में जितने भी चीनी लोग आप देखते हैं विश्व के किसी भी क्षेत्र में बसे हुए, वो अधिकतर इसी कैंटनी क्षेत्र के हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र चीन का भाग है। दूसरा, उत्तरी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अधिक होता था, वहाँ का मुख्य व्यंजन गेहूं था। सोंजुआ क्षेत्र मसालेदार व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि जब बौद्ध भिक्षु भारत से सोंजुआ क्षेत्र में गए तो यहाँ से मसाले लेकर गए, और इस कारण वहाँ मसालेदार व्यंजन काफ़ी मात्रा में उपयोग किए गए। और अंतिम में जो पूर्वी क्षेत्र था वह चावल और गेहूं के लिए प्रसिद्ध था। यह चीन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और विशेष हम जब दूसरा भाग बताएंगे वो पूरी तरह चीन पर केंद्रित होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग जापान के पास आते हैं। जापान आप मैप में देखिए, उसके बाद थोड़ा सा मैप में समझ लीजिए आप जापान को। जापान है क्या, आप लोग सभी जानते हैं जापान के बारे में। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। यहाँ देखिए, जापान द्वीपों का एक प्रायद्वीप कहिए, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं और करीब 3000 द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है। ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जापान का इलाका है, ये छोटा सा क्षेत्र। और जापान एक ऐसा देश हुआ पूरे एशिया में, विश्व एशिया का एक ऐसा देश है जिसने उपनिवेश स्थापित किए। बाकी जगह उपनिवेश दूसरे राष्ट्रों ने स्थापित किए, जैसे कह सकते यूरोप के देशों में फ्रांस ने स्थापित किए, डच ने स्थापित किए, आपका इंग्लैंड ने स्थापित किया, यहाँ तक कि यूएसए ने भी कुछ जगह पर उपनिवेश स्थापित किए। परंतु जापान एक ऐसा एशियाई देश है जो उपनिवेश स्थापित किया पूरे एशिया में कुछ क्षेत्रों पर, खासकर चीन के क्षेत्रों पर, उत्तरी कोरिया पर, दक्षिणी कोरिया पर, इन जगहों पर। ये जापान, ये पूरा एक इलाका है। इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है, जैसे होक्काइडो उसका प्रमुख द्वीप है, उसके अलावा शिकागो इसका प्रमुख द्वीप है, होन्शु, 4 प्रमुख द्वीप इसके हैं। इसके अलावा 3000 छोटे बड़े द्वीप हैं। ये जापान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जापान का जो राजनीतिक व्यवस्था हम देखें, उसमें काफ़ी कुछ अंतर आता है। अंतर इसलिए आता है क्योंकि शुरू से ही जापान सम्राट के अधीन रहा है। सम्राट के अधीन कहने का मतलब है वहाँ शासन सम्राट का रहा है, और सम्राट को सूर्य देवी का वंशज माना जाता है। जैसे जापान सम्राट के अधीन देश था और वह सम्राट सूर्य देवी का वंशज माना जाता था। जैसे हम लोग सूर्य को यहाँ देवता मानते हैं, वैसे ही जापान में सूर्य को देवी माना गया है, और सूर्य देवी का वंशज होने के कारण यह काफ़ी पवित्र माना जाता है। सम्राट के पद पर जो भी व्यक्ति बैठे वह देवता की तरह वहाँ पूजनीय है, इसलिए वे बहुत सारे कार्य खुद नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आगे चलकर 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में शुरुआत में वहाँ एक पद का विकास हुआ। उस पद से ही, जिसे शोगुन कहा गया, इस पद के माध्यम से ही सम्राट के सारे अधिकारों का उपयोग उस पद यानी शोगुन नामक पद पर रहने वाले व्यक्ति करते थे। सम्राट के नाम पर वो सारे अधिकारों का उपयोग करते थे, सम्राट के नाम पर कर एकत्र करते थे, सम्राट के नाम पर सारे तरह का, चाहे वह भूमि के क्षेत्र में सुधार हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में सुधार हो, सारे कार्य वो किसके नाम पर करते थे? सम्राट के नाम पर। या आप कह सकते हैं सम्राट एक तरह का रबर स्टैंप मोहर था। वह सम्राट के नाम पर सारी शक्तियों का उपयोग शोगुन नामक व्यक्ति या उस पद पर रहने वाला व्यक्ति करता था। इसके अलावा जो जापान था वो कई छोटे छोटे द्वीपों में तो बटा हुआ था ही, कई, और उन द्वीपों को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था, और उसे जिसके अधीन रखा गया उसे दैम्यो कहा गया।
आप सामंती व्यवस्था के बारे में पढ़े हैं, यूरोप में सामंती व्यवस्था थी, भारत में भी इक्तेदारी व्यवस्था और आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था थी। तो ये सामंती व्यवस्था हर जगह कॉमन थी। जापान में भी सामंती व्यवस्था थी और सामंतों को दैम्यो के नाम से जाना जाता था। तो ये दैम्यो जो थे वो पूरे क्षेत्रों में बटे हुए थे, उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया था जहां वो रहकर शासन करते थे। लेकिन 1500 ईस्वी के आसपास सभी दैम्यों के बीच, यानी उत्तरी क्षेत्र के दैम्यो हो, दक्षिणी के हों, पूर्वी के हों या पश्चिमी के हों, इन लोगों ने, कुछ क्षेत्रों ने मिलकर अपना गुट बना लिया और ये चाहते थे कि शोगुन के पद पर वो इस गुट के नेता वहाँ जाकर बैठें। तो इस परिस्थिति में जापान में 1500 से 1600 के बीच लगभग 100 वर्षों तक गृह युद्ध हुआ और अंततः इस गृह युद्ध में एक परिवार जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, टोकुगावा परिवार, टोकुगावा परिवार के लोग इस गृह युद्ध में लगभग 1600 ईस्वी में विजित हुए अपने अन्य दैम्यों की मदद से, या यूं कहें अन्य सामंतों की मदद से। और टोकुगावा परिवार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1600 ईस्वी में जो उस पर वो युद्ध जीता उसका नेता का नाम टोकुगावा था। इसी के नाम पर इस परिवार का नाम टोकुगावा पड़ा और लगभग 1603 से लेकर 1867 ईस्वी तक इसी टोकुगावा परिवार के वंशज शोगुन पद पर कायम रहे और निरंतर सम्राट की सेवा और जापान की सेवा करते रहे, क्योंकि यह पद वंशानुगत था। शोगुन का जो पद था वंशानुगत, आप लोग सभी जानते हैं कि राजा का बेटा या शोगुन का पर जो बैठा उसका बेटा अगला शोगुन बनेगा, फिर उसका बेटा अगला शोगुन बनेगा। तो आप देखिए लगभग 250 साल से अधिक वर्षों तक इस पद पर टोकुगावा परिवार का हस्तक्षेप रहा, या यूं कहें पूरी तरह से एक छत्र राज रहा। जब यह टोकुगावा परिवार सत्ता में आया, शोगुन के पद पर बैठा, तो इसने कई सुधार किए। सुधार क्यों किए? क्योंकि लगभग 100 वर्षों तक जापान गृह युद्ध में व्यस्त था, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर हो गई थी। तो इन सभी चीज़ों को अस्थिर करने के लिए टोकुगावा परिवार ने कुछ व्यवस्थाएं की। सबसे पहली व्यवस्था तो उसने यह की कि जितने भी दैम्यो थे जो अपने अपने क्षेत्र में थे उन्हें बुलाकर राजधानी एदो में रखा। वहाँ जापान की राजधानी उस समय एदो थी, एदो में रखा कि जितने भी दैम्यो हैं वो सारे अब राजधानी में रहेंगे और यहीं से अपने अपने क्षेत्रों पर शासन करेंगे। इसका ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया टोकुगावा परिवार ने, या यूं कहें शोगुन ने, कि ताकि उन पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि 100 साल तक गृह युद्ध में व्यस्त था। अब अन्य कोई सामंत फिर से विद्रोह न कर दे, उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके, इसलिए उन्हें रखा गया कहाँ? राजधानी में। दूसरा बदलाव क्या किया इन्होंने, टोकुगावा परिवार ने? इसने यह किया कि वह जो 100 साल का विद्रोह हुआ उसमें कृषकों की भी भूमिका थी। तो यह निर्णय लिया गया कि सामुराई योद्धा वर्ग, अभी आपने कई मूवी देखा होगा हॉलीवुड की जिसमें सामुराई योद्धा के बारे में चर्चा सुनी होगी, तो सामुराई योद्धा वर्ग के अलावा कोई भी तलवार नहीं रखेगा, यानी कृषक वर्ग को हथियारों से वंचित कर दिया गया। जब हथियारों से वंचित कर दिया गया तो निश्चित है कि किसी भी तरह का युद्ध होने की या विद्रोह होने की कृषकों की ओर से संभावना बहुत कम गई। यह किया गया टोकुगावा परिवार के द्वारा ताकि उस क्षेत्र में सुधार लाया जा सके। तीसरा सुधार क्या किया? इन्होंने कर इकट्ठा करने के लिए जमीनों की पैमाइश की, यानी कि जमीन को मापी की और असली मालिक की पहचान की और उनसे कर प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और कर एक निश्चित मात्रा में निश्चित किया। इससे क्या हुआ कि जो जापान की अर्थव्यवस्था 100 सालों में कमज़ोर हो चुकी थी वह धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगी। यहाँ पर जापान की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं जो मेरे दिमाग से निकल गया था। जापान आप सभी जानते हैं कि भूकंप क्षेत्र है, अक्सर वहाँ भूकंप आते रहते हैं। जब तक वहाँ सुबह में लोग उठेंगे तो निश्चित है कि 1-2 भूकंप के झटके उन्हें महसूस हो गए ही, और वह रिक्टर स्केल पर 1 या 2 या 3 रहेंगे लगभग। तो अक्सर वहाँ भूकंप आते रहते हैं।
इसके अलावा जब तक 7-8 तीव्रता के पैमाने का भूकंप नहीं आए तब तक उन्हें महसूस ही नहीं होता कि हमें भूकंप आया है। तो जापान इस तरह का देश है, भूकंपों वाला देश है, ठीक है। दूसरा, उसकी जो पूरी भूमि है उसका 50% हिस्सा पहाड़ी है। तो आप ये सोच लीजिए, पहले तो वह कई द्वीपों में बटा हुआ है, छोटा सा देश है, कई द्वीपों में बटा है, भूकंप से युक्त क्षेत्र है, और उसके अलावा उसकी मुख्य भूमि का 50% हिस्सा पहाड़ी है। तो वहाँ मुख्य फसल क्या होगी? गेहूँ वगैरह तो होगी नहीं, वहाँ की मुख्य फसल है चावल। और दूसरा, चूँकि द्वीप है, समुद्र के किनारे है, तो वह दूसरा मुख्य फसल है या दूसरा व्यंजन है वहाँ का, वह है मछली। आपने सुना होगा कि जापान के लोग कच्ची मछली खाते हैं और पूरे विश्व में वह मछली फेमस भी है, जिसमें नमक मिर्च लगाकर वो जिंदा निगल जाते हैं। तो इस तरह का मछली उनका प्रोटीन का प्रमुख साधन था और चावल कार्बोहाइड्रेट का। तो मैं था आपको तोकुगावा फैमिली के पास, और लगभग 1867 ईस्वी तक तोकुगावा फैमिली पूरी तरह से सम्राट के नाम पर, सम्राट के द्वारा वहाँ शासन करती रही। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम एक जगह आया 1867 के बाद, जब मेंजी पुनर्स्थापना हुई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा इस वीडियो के आगे में जाना पड़ेगा, तब आपको मैं समझा पाऊँगा। प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि 1853 ईस्वी में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने जापान के पास अपना एक समुद्री बेड़ा भेजा, और जापान देख रहा था किस प्रकार यूरोपीय देश चाहे भारत पर अधिकार किए, चाहे श्रीलंका पर अधिकार किए, चाहे अफ्रीका पर अधिकार किए, यहाँ तक कि यूएसए पर भी अधिकार किए। तो जापान समझ चुका था कि अगर हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो हमारा हर्ष भी गुलाम देश जैसा हो जाएगा। इसलिए उसने कई चीज़ों में सुधार किया। सबसे पहला तो ये था, जब 1867 ईस्वी तक, या उससे थोड़ा सा और पहले 1853 ईस्वी तक, जापान ने अपने आप को विदेशियों से सुरक्षित रखा। यानी विदेशियों से जो वो व्यापार करते थे, मात्र एक यूरोपीय देश था जिसका नाम था हॉलैंड, जिसे हम डच भी कहते हैं, मात्र हॉलैंड से वो व्यापार करते थे। दूसरा, वो चीन से व्यापार करते थे, या तो एशिया का ही देश था, इसलिए उन्हें इनसे विशेष डर नहीं था। तीसरा, वह भारत से भी व्यापार करते थे, तो यह भी एशियाई देश था। तो उसने अपनी जो व्यापार व्यवस्था थी वो पूरी तरह से लगभग बंद करके रखी थी यूरोपीय के लिए, सिर्फ एकमात्र डच से वो व्यापार करते थे। लेकिन 1853 ईस्वी में अमेरिका ने अपना एक जहाजी बेड़ा भेजा जापान के पास। इसका कारण यह था कि अमेरिका का चीन से व्यापार होता था, और जापान जो है, अमेरिका से चीन आने में बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। अमेरिका को यह महसूस हुआ कि अगर जापान हमारे लिए 1, 2 या 3 बंदरगाह दे देगा तो निश्चित है कि हमारे जो समुद्री जहाज़ हैं वह वहाँ पर आराम भी कर लेंगे, उन्हें वहाँ ईंधन भी मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने एक एडमिरल को 1853 ईस्वी में जापान भेजा और एक पत्र लेकर भेजा। लेकिन जब यह एडमिरल जापान के बंदरगाह एदो पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि, वहाँ के जो भी अधिकारी थे, कहा कि हमारे सम्राट किसी से नहीं मिलते हैं, आप पत्र हमें दे दीजिए, हम सम्राट तक आपकी बात पहुंचा देंगे। लेकिन जो एडमिरल था उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से जापान में 1-2 बंदरगाह खोलकर आना है। विदेशियों के लिए वह पूरी तरह बंद था। इसलिए क्या किया एडमिरल ने, अपने जहाज से लगभग 70-71 गोले आकाशीय फायर किए, ठीक है, यानी जापानियों को डराने के लिए कि आप हमको सम्राट से या तो मिलने दो या फिर हमारी मांग को मानो। और वह जो पत्र लाया था वह एक तरह से आदेश ही था कि जापान को विदेशियों के लिए और खासकर अमेरिका के लिए अपने बंदरगाह या विदेशी व्यापार खोलने होंगे। और उसने इस तरह से डरा धमकाकर कहा कि हम आपको 1 साल का समय देते हैं, हम 1 साल में पुनः आएंगे, तब तक आप विचार कर लीजिए। पुनः एडमिरल 1 साल के बजाय 6 महीने में वापस आ गया ताकि जापान पर प्रेशर बना रहे। और अंततः जापान को संधि करनी पड़ी और अमेरिका के लिए कुछ बंदरगाह खोलने पड़े। और यहीं से जो
टोकिनावा फैमिली हमने आपको बताया, उसके विरुद्ध संयंत्र शुरू हो गए कि अभी तक तो जापान की सारी व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब अमेरिका आया, अमेरिका ने अपना एडमिरल भेजा, तो इसे ठीक से ये शोगुन हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह धीरे धीरे आम जनता में भी और जो वहाँ के सामंत थे उनमें भी शुरू हो गए, और इसी का नतीजा था मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, तो यह जो संयंत्र शुरू हुआ, इसमें ऐसा नहीं था कि लोग चाहते थे कि कोई नया व्यक्ति शोगुन के पद पर बैठे, नहीं, इसमें दक्षिण के जो सामंत थे उन्होंने, उस समय सम्राट था जिनका नाम था मेजी। ठीक है, और हमने पहले ही बताया कि सम्राट कुछ नहीं करता था, उसके नाम पर सारा कार्य शोगुन करते थे। तो वो अब जो विद्रोह हुआ उसमें यह कहा गया कि अब शोगुन कुछ नहीं करेगा, अब जो भी काम करेंगे वो सम्राट स्वयं करेंगे, यानी सम्राट जो अक्रिय था, अक्रियाशील था, उसे क्रियाशील बनाने के लिए मेजी विद्रोह किया गया, और इसी में मेजी पुनर्स्थापना हुई, और सम्राट के नाम पर आखिर शोगुन भी कुछ नहीं कर पाए। वो 1867 में अपना पद को त्याग दिया और सारे अधिकार किसे सौंप दिया, जो सम्राट थे उन्हीं को सौंप दिया गया। उस समय जो सम्राट मेजी थे वो मात्र 14 साल के थे। तो जो दक्षिण के सामंतों ने इस विद्रोह में या शोगुनों को हटाने में मदद की थी, उन्होंने ही वहाँ के शासक जिनका नाम मेजी था उसको पूरी तरह सहयोग किया, और वहाँ कई परिवर्तन किए गए। यहाँ देखिए, जो एडमिरल की बात हमने की थी, यहाँ नाम उनका लिखा हुआ है, मैथ्यू पेरी, यही अमेरिकी एडमिरल था। तो हम यहाँ पर थे मेजी पुनर्स्थापना की बात। यहाँ मेजी यानी कि सत्ता जो है वो सम्राट के हाथों में आ गई, और सम्राट अब स्थिति यह हो गई कि वो लोग चाहते थे कि क्या किया जाए, अमेरिका से संबंध बनाया जाए या अन्य यूरोपीय देशों से स्वयं को खुद बचाया जाए। तो कई प्रकार के विचार विमर्श वहाँ शुरू हुए, और इस विचार विमर्श में यह कहा गया कि हम लोग यूरोप के जो भी आधुनिकीकरण के तरीके हैं, जो जिस तरह से वे अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, उन तरीकों को हमें अपनाना चाहिए और अपनी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ कई बातें की गई, और जो वहाँ का सम्राट था मेजो, उसने यूरोपीय की तरह ही, यहाँ देखिए मेजो का चित्र है, यूरोपीय की तरह ही उन्होंने वेशभूषा धारण की, सैनिक वेशभूषा धारण की। यह जापान की वेशभूषा नहीं है, यह यूरोपीय की वेशभूषा है। यानी उन्होंने अपने आप को आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण से, यानी शरीर से हम आधुनिक लगे लेकिन दिमाग से और सभ्यता की दृष्टि से हम जापानीज ही हैं, इस बात पर अधिक जोर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, वहाँ उद्योगों की स्थापना की गई, वहाँ विद्यालय खोले गए। आप जो मुफ्त शिक्षा की बात आज कर रहे हैं वह जापान में 1870 के दशक में ही शुरू हो गई थी। वहाँ सरकारी स्कूल खोले गए, और 1910 ईस्वी आते आते ऐसा कोई परिवार नहीं था जापान में जहाँ के लोग पढ़ने नहीं जाते हों, या जिस परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो। यानी कि लगभग वो साक्षरता 100% साक्षरता की ओर 1910 ईस्वी तक आते आते पहुंच चुके थे। आप भारत की स्थिति अगर देखिएगा तो 1910 में तो भारत में साक्षरता की दर मुश्किल से 10 या 20% रही होगी, लेकिन जापान में वह काफ़ी 80-90% से एवब जा रहा था, क्योंकि 1870 से ही वहाँ इस बात पर बल दिया गया था। साथ ही जो मेजी पुनर्स्थापना हुई वहाँ पर एक और बात पर बल दिया गया, वह यह कहा गया कि समृद्ध देश मजबूत सेना, यानी रिच कंट्री अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। अगर ये दो चीज हमारे देश के पास है तो कोई भी यूरोपीय देश हम पर कब्जा नहीं कर सकता है, हम पर उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता है। उसी दृष्टि से 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। यह मेजी यानी 1867 के बाद यह सब नियम बनाए गए थे। इसके अलावा चूंकि आप यूरोप से अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं, यूरोप के तरीकों को अपना रहे हैं, तो वहाँ डाइट यानी कि प्रतिनिधि सभा थी जहाँ लोग चुनकर जाते थे, तो उसका भी जापान ने अपनाया। और एक डाइट, जर्मनी की लोकसभा जैसे हम संसद कहते हैं, जर्मनी की संसद को डाइट कहते हैं, तो इसने
जापान जर्मनी से काफ़ी प्रभावित था, इसलिए अपने यहाँ जो संसद बनाई जापान ने उसका नाम भी डाइट रखा, परंतु इसमें सीमित तौर पर लोगों को मताधिकार दिया गया और कुछ लोग ही मत देकर वहाँ डाइट में यानी संसद में लोगों को चुनकर भेजते थे। इसमें एक और ख़ास बात थी कि जापान की आर्मी और नौकरशाह यह पूरी तरह से सम्राट के नियंत्रण में थी, डाइट के नियंत्रण में नहीं थी। यानी कि लोकतांत्रिक का आगमन तो हो गया पर वह पूरी तरह से नहीं हुआ था, बहुत ही कम मात्रा में हुआ था। चूंकि हमने आपको अभी कहा कि रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, अब रिच कंट्री कैसे बनेगा? तो रिच कंट्री बनेगा जब अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए वहाँ कई व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले गए, वहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए गए, कल कारखाने लगाए गए और इसके अलावा यूरोप लोगों को भेजा गया। यूरोप से कई मशीनों को जापान में लाया गया और उन मशीनों को चलाने के लिए यूरोप वासियों को भी बुलाया गया ताकि वो जापानियों को प्रशिक्षण दे सके। इसके अलावा जो यूरोप के लोग आए थे उन्हें जापान के स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए भेजा गया ताकि लोगों को मशीनों के बारे में वो जानकारी दे सके। साथ ही साथ क्या किया गया, जापानी लोग भी यूरोप गए ताकि वहाँ से अन्य जो भी तकनीकी चीज़ें हैं, ज्ञान विज्ञान है, उसे वो सीख सकें। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ आप देखिए, जैसे 1872 में जनसंख्या 3.5 करोड़ थी जापान की, जो 1920 में 5.5 करोड़ पहुंच गई। इसके अलावा कई चीज़ें और हैं, जैसे 1925 ईस्वी तक 21% जो है वह लोग शहरों में आकर रहने लगे और यह डाटा आगे जाकर और बढ़ गई, 32% हो गई। कब तक? 1935 ईस्वी तक। तो शहरों में क्यों रहने लगे? क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो गए, काम ज़्यादा मिलने लगा, इसलिए वहाँ शहरों में लोग रहने लगे। यह आपको औद्योगिक कारखाना का एक दृश्य दिखाया गया है जो जापान में लगा था। ये देखिए औद्योगिक कारखाना है जापान में लगा हुआ है जिसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं और यह कपड़े का एक कारखाना है, ठीक है। और वहाँ चाहे कपड़े का कारखाना हो, कोयला का कारखाना हो, लोहे का कारखाना हो, हर तरह के कारखाने वहाँ विकसित हुए और इसने जापान को एक समृद्ध देश बना दिया। आक्रामक राष्ट्रवाद, मेजी पुनर्स्थापना के बाद यानी 1867 के बाद, उससे पहले 1867 से पहले जापान कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, परंतु 1867 के बाद एक राष्ट्र का नारा दिया गया और राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अगर यही बात भारत में विकसित होती, आप देख रहे हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई छोटे छोटे और बड़े बड़े राजवंश हुए, चाहे मराठा हो, चाहे पेशवा हो या अन्य हो, अवध में हो, परंतु उनमें एकता नहीं थी। भारत के नाम पर एक राष्ट्र नहीं था, इसलिए अंग्रेज सफल हुए। लेकिन वहाँ क्या था, जापान में राष्ट्रवाद की भावना 1867 के बाद विकसित की गई और सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं की गई, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना विकसित की गई। राष्ट्रवाद में तो कोई भी व्यक्ति, जैसे आज अगर भारत पर आक्रमण हो जाए और सैनिक की संख्या कम पड़ जाए तो हम में से कई लोग अनिवार्य रूप से स्वेच्छा से सेना में जाकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन वो स्थिति तो थे ही, लेकिन वहाँ आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना विकसित की गई और इस आक्रामक राष्ट्रवाद ने आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भी वहाँ यह बात चलती थी कि फ्रांस की तरह विश्व बंधुत्व समानता की बात जापान के कुछ लोग करते थे या नेता करते थे, तो उन्हें यह बताया जाता था कि अगर हम उस तरह की भावना, उस तरह के सारे चाहे विश्व बंधुत्व हो, समानता हो, डेमोक्रेसी हो, ये सब पूरी तरह से जापान में लागू करेंगे तो विदेशी लोग, खासकर यूरोप लोग आकर हम पर हावी हो जाएंगे और हम पुनः भारत या अफ्रीका की तरह उपनिवेश बन जाएंगे। यानी राष्ट्रवाद के नाम पर और खासकर आक्रामक राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की इन उदारवादी भावनाओं को भी दबा दिया जाता था। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा कर लगाए जाते थे ताकि राष्ट्रवाद के नाम पर, अर्थात सैनिकों की आवश्यकता है और सैनिकों की अधिक संख्या में आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? उसके खर्चे की पूर्ति तो कर से ही होगी, तो एक्स्ट्रा कर वहाँ लगा दिया जाता था। यहाँ देखिए सैनिकों का दृश्य दिखाया गया है। ये देखिए बच्चे हैं सैनिक,
बच्चे हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है सैनिक सेवा की। ये सेना का एक दृश्य है, सैनिक की एक टुकड़ी है और ये बूट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 वर्ष के बाद ही आपको अनिवार्य सैनिक सेवा करनी है, नहीं। जहाँ वहाँ स्कूल थे, जैसे आज हम लोग एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह वहाँ के स्कूलों में बच्चों को भी अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाती थी। उसी का एक दृश्य दिखाया गया है, सैनिकों के छात्र सैनिकों का बूट का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। पश्चिमीकरण और परंपरा, इसके बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जापानियों ने पश्चिमीकरण पद्धति को अपनाया परंतु अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा और उसी कारण वे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसमें कई तरह के उपकरण प्रयोग किए गए, जैसे ये रोस्टर है, ब्रेड रोस्टर जिसको कहते हैं, ये एक तरह का प्रेशर कुकर है। तो ये सब इन्होंने कहाँ से सीखा? यूरोप से सीखा, यानी पश्चिम की परंपराओं को अपने यहाँ लाकर लागू किया और उसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया। ये देखिए, ये कार क्लब है और ये महिलाओं का कार क्लब है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस समय भारत में महिलाओं को आज़ादी या किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं था, 20वीं शताब्दी में ही जापान में महिलाओं का कार क्लब विकसित हो चुका था। महिलाएं आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष का कहीं नामो निशान नहीं है, पीछे कार है। यानी जो आधुनिकीकरण यूरोप में हो रहा था, वो सारे चीज यहाँ वे लोग अपना रहे थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में किस प्रकार जापान का विकास हुआ। आप लोग सभी जानते हैं कि जापान 1945 में हार गया। हार का कारण क्या था कि उसके दो प्रमुख शहर, जिसे हिरोशिमा और नागासाकी कहते हैं, उस पर अमेरिका ने बम गिराया और वह बम भी कोई मामूली नहीं था, एटम बम है, जिसकी विभीषिका वहाँ के लोग आज भी झेल रहे हैं। वहाँ के वंशज यानी वहाँ के जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है, चाहे पैर लूला हो, आँख से प्रॉब्लम हो। तो जापान को इतनी बड़ी विभीषिका झेलनी पड़ी। अगर एटम बम नहीं गिराया जाता तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार मानने को तैयार नहीं था। तो 1945 ईस्वी में जापान को आप कह सकते हैं एक छोटा सा द्वीपों वाला देश, जिसके दो शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। वह धीरे धीरे आज के युग में जाने तो आप बुलेट ट्रेन का नाम सुने हैं, यह कहाँ से आया? जापान से आया। अब बुलेट ट्रेन जापान में 1964 से ही शुरू हो गया था और 1945 में उस पर बमबारी की गई। लगभग 19 साल के अंदर जापान ने इतनी प्रगति कैसे कर ली कि वह बुलेट ट्रेन का इजाद कर लिया, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। आज तक भारत में वह स्वप्न ही है। तो क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जापान में 1945 के विश्व युद्ध के बाद 1946 में वहाँ आम चुनाव हुए, वहाँ मंत्रिमंडल का गठन किया गया और 1947 में वहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई। इसी समय अमेरिका ने ही उस पर बम गिराया था, परंतु अमेरिका ने उसके पुनर्स्थापना में मदद भी की। क्योंकि अमेरिका जानता था कि जापान में काफ़ी अवसर है, बाजार है, वो अपने उत्पादों को बेच सकता है। इसके अलावा जो वहाँ गणतंत्र बना, संविधान बना, उसका आर्टिकल 9 में यह निर्देश दिया गया था कि भविष्य में जापान किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेगा, यानी पूरी तरह से उसे निशस्त्र कर दिया गया। इसके बावजूद वह काफ़ी तरक्की किया। एक कारण तो यह था, हमने आपको बताया कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा कारण यह था कि जापान शुरू से ही विकसित था। 1880 के बाद वह काफ़ी विकसित होता जा रहा था, इसलिए तो वह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो सका। तो वो जो विकास की कड़ी पीछे से चली आ रही थी, उसमें बस थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था। तीसरा कारण यह था कि आपने सुना होगा कि वियतनाम पर, ताइवान पर, ये सब पर अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी, और कोरिया में भी, दोनों अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ था और ये लगभग 1960 के आसपास की बात है। तो जब युद्ध होता है और युद्ध में जापान उसका नज़दीकी देश है, चाहे उत्तरी कोरिया हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, जापान उसका नज़दीकी देश है,
तो अमेरिका जो था वो जापान को समर्थन करता था। तो अमेरिका अपने जो भी युद्ध में से संबंधित आवश्यकता हुई सामानों की, चाहे वह वस्त्र हो, भोजन हो, वह अपने देश से न मंगाकर जापान से ही मंगा लेता था। इससे जापान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली, नई गति मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। और हमने आपको तो पहले ही बोला कि 1964 ईस्वी में वहाँ बुलेट ट्रेन का इजाद हो गया था, जो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। और आज जो बुलेट ट्रेन जापान ने इजाद अभी 2021 की बात करें, वह 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा जापान इतना विकसित हो गया कि 1964 ईस्वी में वहाँ टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया। ओलंपिक अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, जिसमें भारत के कई खिलाड़ियों ने पदक भी जीते हैं। तो इतना विकसित हुआ कि उसने टोक्यो ओलंपिक का भी ऑर्गेनाइज कर लिया। परंतु विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आईं। क्या समस्याएं आईं? अधिक से अधिक गति से जब कारखानों का निर्माण किया गया 1947 के बाद, औद्योगिकीकरण की गति काफ़ी तीव्र हो गई, तो वहाँ पर्यावरण की समस्या भी आई, वहाँ प्रदूषण भी फैला, वहाँ रेडियम तत्व भी लोगों के शरीर में आने लगे। क्यों? क्योंकि जितने भी कचरे निकलते थे कारखाने से, चूँकि नदी तो वहाँ बहुत कम थी, डायरेक्ट समुद्र में गिरते थे। आज समुद्र में मछली उसे खाती थी, और जापान का मुख्य भोजन मछली है। मछली के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में पहुँचता था। और रेडियम ऐसा तत्व है जो पूरे शरीर को गला सकता है, या यूँ कहें शरीर के आंतरिक अंगों को नष्ट करता है और आगे चलकर मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाता है। तो 1970 के दशक में, यहाँ देखिए 1970 के दशक में वहाँ जो है हवा में भी प्रदूषण फैल रहा था, कई तरह से की बीमारियाँ भी हुई, जिसे एक बीमारी मीना माता है जो जापान से ही विकसित हुआ और धीरे धीरे अन्य देशों में पहुँचा। तो इन सभी चीज़ों के प्रति वहाँ के आम जनता से लेकर, यानी ग्राउंड लेवल से लेकर वहाँ के मंत्री तक काफ़ी हतोत्साहित हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई। और इसके बल पर ही आगे चलकर 1980 और 1990 ईस्वी तक जापान ने प्रदूषण की समस्या से खुद को पूरी तरह निजात पा लिया। यानी कि औद्योगिकीकरण भी किया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उसे असफलता हाथ लगी उससे भी उबर गया, और प्रदूषण की समस्या को भी उसने पार पा लिया। यानी जापान पूरी तरह से आज एक विकसित राष्ट्र है। तो इसका पृष्ठभूमि उसके इतिहास में जाता है, 1867 ईस्वी के बाद जाता है। आपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, जो पूरे विश्व में प्रदूषण से संबंधित प्रोटोकॉल है। और यह क्योटो शहर कहाँ है? जापान में ही है। यानी जापान ने खुद को प्रदूषण से मुक्त किया ही, पूरे विश्व को भी प्रदूषण के बारे में जागरूक किया। यानी और आप आधुनिक दृष्टि से देखिए, चाहे तकनीक में देखिए, चाहे किसी भी प्रकार के औद्योगिकीकरण में देखिए, चाहे रेलवे में देखिए, जापानियों का आज कोई मुकाबला नहीं है। आप सभी जानते हैं, कुछ समय तक हम लोग मित्सुबिशी पेन का इस्तेमाल करते थे, आज से 2010-2009 तक वह भी जापान की ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी। तो इस प्रकार जापान ने अपने आप को यूरोप से भी बचाया और आगे चलकर 1947 के बाद अपने आप को पूरी तरह से विकसित किया, और आज एक बहुत ही विकसित राष्ट्र के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो अगला जो वीडियो है वह चीन पर रहेगा, और उसी में आपको सारे क्वेश्चन वगैरह भी दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको जो भी समस्या आए वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और हम उसका जवाब देंगे। यह वीडियो और कंटेंट यूट्यूब पर लोड रहेगा। आपका धन्यवाद।